पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो या दुनिया भर में जहां कहीं भी लड़ाई हो, उस पर आप अपना तज्जिया पेश करते हैं और आपका जो तज्जिया है, आपका जो तबसरा है, सबसे ज़्यादा मोतबर माना जाता है। परवीन जी, बहुत शुक्रिया, आपने मिला टाइम्स के लिए टाइम निकाला और आज आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका और ईरान की ये जो लड़ाई चल रही है, तो इस जंग का, इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलने वाला है? क्या लड़ाई खत्म होगी, आगे चलेगी और क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, मुख्तसर ये है कि लड़ाई का एक पहलू खत्म हो गया है और उस पहलू के अंदर हमने देखा है कि ईरान पूरी तरीके से जीत गया है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जीत गया है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जहां से कि सब जानते हैं 20% ऑफ द ऑयल एंड गैस जाता है दुनिया का, वो उनके पूरे कंट्रोल में है। तो वो उनकी एक जीत हो गई। दूसरा ये है कि उन्होंने जो अपनी रणनीति बनाई है वो कुछ ऐसी है कि सब कुछ अंडरग्राउंड है। और जिसको बहुत संक्षिप्त में कहा जाता है, उनकी रणनीति है कि हमें मिसाइल और ड्रोन की डोमिनेंस, मतलब हम इन दोनों एरियाज में बहुत ज्यादा हों दुश्मन से, और उनके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी है। तो ये एक दौर खत्म हो गया है जो पूरी तरीके से ईरान के हक में चला गया है। इसीलिए हमने देखा कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अभी भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ईरान की जीत हुई है। तो वो 15 पॉइंट प्लान दिया है ईरान को पाकिस्तान के थ्रू, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जो जीती हुई साइड होती है वो देती है अपना प्लान, ना कि वो साइड जो नहीं जीती है। तो पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान मीडिएटर है। तो अब ईरानियों ने भी अपना 5 पॉइंट का प्लान जो है वो अमेरिका को दे दिया है। और उस 5 पॉइंट्स में जो खास 3 बातें हैं वो बिल्कुल सामने आ जाती हैं, जो एक जीती हुई पार्टी ही कर सकती है। और वो 3 बातें ये है, एक तो वो ये कह रहे हैं हमारा जितना नुकसान हुआ है इस लड़ाई में, जो हमारा मटीरियल नुकसान हुआ है, ह्यूमन लाइफ लॉस है, आप उन सबको कॉम्पेंसेट करिएगा। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो इजराइल है, जो बिल्कुल बेनथा है, कंट्रोल में नहीं है अमेरिका के, आप उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि इजराइल अभी भी लड़ाई करना चाहता है और कर रहा है। ये उनकी दूसरी डिमांड है। तीसरी उनकी जो डिमांड जो बहुत अहम है वो ये है कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में है, वो तकरीबन ये चाहते हैं कि ये अब स्ट्रेट ऑफ ईरान बन जाएगा, ये हमारी सॉवरेनिटी में आ जाएगा। हम तय करेंगे कि यहाँ से कौन से टैंकर क्या जा सकता है, हम तय करेंगे यहाँ पर क्या टैक्स लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, हम तय करेंगे कि यहाँ पे पेट्रो डॉलर में ट्रेड होगा कि पेट्रो युआन में होगा। कहने का मतलब ये है, जब आपकी सॉवरेनिटी में आपके पास कोई चीज होती है तो फिर आप ही तय करते हैं क्या होगा। तो मैंने कहा ये पहली फेज खत्म हो गई है। अब जो है अमेरिकन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आज उनके सामने ये है कि वो छोड़ के भी नहीं जा सकते। छोड़ के जाने का मतलब ये है कि ईरान का कब्जा रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और उससे बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका की प्रेस्टीज का और दुनिया में बहुत ज्यादा होगा। तो अब कुछ बातचीत चल रही है कि हम कुछ लिमिटेड फोर्सेस को, स्पेशल फोर्सेस को, एयरबॉर्न फोर्सेस को अब हम लाएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि मेरी बातचीत चल रही है ईरान के साथ। ईरान ने कह दिया है कोई बातचीत नहीं चल रही। तो उन्होंने खैर फिलहाल जो उन्होंने 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम दिया था उसको अब उन्होंने आगे खिसका के 10 अप्रैल तक का कर दिया है। तो अब 10 अप्रैल के बाद जो है वो कहते हैं कि अगर हमारा अल्टीमेटम ये होना चाहिए पूरा जो हमने बताया है, नहीं तो हम आपके पावर प्लांट्स वगैरह पे अटैक करेंगे। पर जैसे देखा गया है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रिलायबल प्रेसिडेंट नहीं है, वो अक्सर झूठ बोलते हैं। तो अब क्योंकि जब उनकी आ जाती हैं स्पेशल फोर्सेस पूरी जो आ गई हैं तकरीबन, तो अभी देखना पड़ेगा कि वो अगला एक्शन क्या लेते हैं। परवीन जी, जब हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, इस्लामाबाद में डायलॉग का सिलसिला जारी है। तुर्की, सऊदी अरबिया और इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर है पहुंचे हैं। कल की खबर थी कि शहबाज शरीफ ने 1 घंटे तक मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत की। तो आपको लगता है कि इस बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पर ये अच्छी बात है कि उनकी बातचीत हुई है ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। बाकी ये जो 3 प्लेयर्स हैं जिनका आपने नाम लिया, इजिप्ट, तुर्की, ये कोई मतलब खास प्लेयर्स हैं नहीं इस गेम में। और अमेरिका ने कहा है कि हमारी मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है। दूसरा जो है वो ईरान है। तो ईरान जो है उनसे उनकी बातचीत हुई है 1 घंटा, जैसे आप बता रहे हैं। और बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं वो चाइना और रशिया हैं। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान मीडिएशन करे। अब इससे हल क्या निकलेगा वो यहाँ तय नहीं होगा। मीडिएशन वो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में आज अगर कोई भी मुल्क इस चीज की मीडिएशन कर सकता है, अगर कोशिश भी कर सकता है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। बिल्कुल। इस हमला के पीछे जैसा कि कहा जा रहा है कि इसराइल की वजह से अमेरिका इस जंग में आया। अमेरिका का अपना कुछ हदफ नहीं। आपको क्या लगता है, सच्चाई क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल जो है बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कई अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, क्योंकि इजराइल अकेले जो है वो ईरान से नहीं लड़ सकता है। इजराइल कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मैं अमेरिका को इस जंग में शामिल कर लूं। तो वो उसमें कामयाब हो गया, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स रहे होंगे। पर जो फैक्टर हमें सामने दिखाई दे रहा है वो यही है कि दिसंबर के महीने में नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप को मिले थे अमेरिका में 1-2 बार। और दोनों को उन्होंने बताया था ट्रंप को कि देखिए, जैसे वेनेजुएला में हमने ऑपरेशन किया था, अगर हम टॉप लीडरशिप को हटा दें तो बाकी सब कुछ हमारी गोदी में आ जाएगा। तो इनको भी लगा कि चलिए शायद गोदी में आ जाएगा, पर मैं समझता हूँ ये कोई खास बड़ा फैक्टर नहीं है।
कुछ और भी फैक्टर रहे होंगे जिसके बारे में लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो वेस्ट एशिया है, खासतौर पर जिसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है, इसका फ्यूचर अब क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिस तरह पूरी दुनिया का ताल्लुक है, 20% वहाँ से तेल जाता है, खासतौर पर जो गल्फ के देश हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और अब ईरान कह रहा है कि उस पर हमारा कंट्रोल रहेगा। अब तक तो मुकम्मल तौर पर फ्री था, टैक्स लगाने की बात हो रही है। तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? इन मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो वेस्ट एशिया है, ये एक बहुत ही अहम इलाका है, क्योंकि इसका असर ऑलरेडी पड़ रहा है दुनिया के ऊपर, दुनिया की इकोनॉमी पर, ऑयल पर, गैस पर, फ्यूल पे, फर्टिलाइजर्स पे, पेट्रोकेमिकल्स पे, हर जगह फर्क पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ से, जैसे आप जानते हैं, इतना तेल जाता है, गैस जाता है, फर्टिलाइजर जाता है। तो अगर ये अब जैसे ईरान के कब्जे में है, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ईरान के कब्जे से कोई खींच सकता है। मेरे हिसाब से अभी अमेरिका को जो अपनी हार कबूल करनी पड़ेगी और ईरान से बात करनी पड़ेगी कि अब हम किस तरीके से आगे चलें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि मेन मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो अब ये, अगर जैसे मैंने आपसे बताया, ईरान के पास रहता है, तो इससे ये रीजन नहीं, पूरी जियोपॉलिटिक्स दुनिया की बदल जाएगी। जैसे में रूस और चीन खुलकर है ईरान के साथ, क्योंकि देखा जा रहा है कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है और इसराइल टारगेट किलिंग करने में लगातार कामयाब हो रहा है ईरान में, और ईरान का जो फाइटर प्लेन है वो भी कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर रूस और चीन का सपोर्ट रहता तो शायद ईरान की एयरफोर्स इतनी कमज़ोर ना रहती। देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा था, ये सोच बदलनी है। आप ही नहीं कह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी ये पूरी सोच बदलनी चाहिए कि 21वीं सदी की लड़ाई 20वीं सदी की लड़ाई नहीं है। 20वीं सदी की लड़ाई में होता है हवाई जहाज, उसमें होता है बहुत सारे टैंक्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, बड़े बड़े जहाज हो। ये दूसरी लड़ाई है जहाँ पे कि स्पेस होती है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना लड़ाई नहीं हो सकती। उन चीजों में आज जो है चाइना पूरी तरीके से साथ खड़ा है ईरान के, रशिया पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा है। मिसाल के तौर पे आप जाइएगा ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे एक जनरल थे, उन्होंने ये कबूल किया था जब ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था कि पाकिस्तान की साइड को हमारी साइड की पूरी जानकारी थी, विजिबिलिटी थी, उनको पता था कि हमारी कौन सी चीज कहाँ है। तो इसको लड़ाई कहते हैं आज, इसको हम बोलते हैं कैपेबिलिटीज। ये प्लेटफॉर्म की लड़ाई नहीं है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे बताया, ये हवाई जहाज की लड़ाई नहीं है। उसका कारण क्या है कि ये जो दो मुल्क हैं, ईरान और इजराइल, इनके बीच का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर में अगर आपको हवाई जहाज ले जाना है और फिर उसको वापस लाना है, उसको अपने मिशन भी करने हैं, तो उसके लिए उसको रिफ्यूलर चाहिए होते हैं, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट। जबकि आप मिसाइल में इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया है, जिसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, इन्होंने फोकस रखा है ईरान ने अपनी, जैसे मैंने बताया, मिसाइल्स की और ड्रोन्स की डोमिनेंस। और जहां तक चीन और रशिया का सवाल है, जितनी वो उनको मदद कर रहे हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा मदद है। ये हवाई जहाजों से मदद नहीं होती है। ये बात हमारे जितने भी एनालिस्ट हैं उनको ये समझनी पड़ेगी कि अमेरिका आज, उसके पास 20वीं सदी लड़ाई की काबिलियत है, ईरान 21वीं सदी की लड़ाई लड़ रहा है। ये सबसे बड़ा फर्क समझने की कोशिश है। आपने एक बड़ी इंडिया इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे क्राइसिस में आपको कहाँ नजर आ रहा है? किसके साथ इंडिया अभी खड़ा है? देखिए, इंडिया जो है वो पहले से ही सबको मालूम था। इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है और ये भी मालूम था इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका और इजराइल के साथ जुड़ी हुई है। पर हुआ क्या है कि 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई है। 25 को प्रधानमंत्री मोदी चले गए इजराइल। तो जब आप ऐसे वक्त इजराइल जाते हैं जहां पे कि दुनिया को दिख रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने जहाज और बाकी सब चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप लड़ाई में एक साइड के साथ जुड़ जाते हैं। तो अब आप न्यूट्रल नहीं रहते। अगर आप अपनी एक साइड तय कर लें लड़ाई से कुछ पहले, तो आप न्यूट्रल तो रहे नहीं। तो अब सवाल ये है, आपका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। आप यही कर सकते हैं जो कि हो रहा है कि जयशंकर और प्रधानमंत्री जो है वो जीसीसी के, कभी कतर से बात कर लेते हैं या कभी सऊदी के प्रिंस से बात कर लेते हैं। इन लोगों की कोई अहमियत नहीं है इस लड़ाई में, इन लोगों की कोई अहमियत नहीं है। और ये सब जो है निर्भर कर रहे हैं अपने कि हम रहें ऑन द अमेरिकन मिलिट्री पावर। तो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी, गलत फॉरेन पॉलिसी होने के कारण हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इंडिया का ईरान से अच्छा रिश्ता था, इधर 1 सालों में धीरे धीरे तब्दीली आई। तो जंग के दौरान इसराइल से रिश्ता बढ़ा के रखना, पहली मरतबा पीएम मोदी ने 13 मार्च को बात की ईरान के सदर से, और उस वक्त भी उनके ट्विटर पर था कि डीप कंसर्न है, कंडम का लफ्ज भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। तो ईरान से बातचीत करने में इतनी देरी क्यों हुई भारत सरकार को? मैं वही आपसे कह रहा हूं कि हमने अपनी साइड चुन ली है। इसलिए जब उनके सुप्रीम लीडर की भी हत्या हुई थी, अली खमेनी साहब की, अभी तक हमारे यहाँ से किसी ने उसके ऊपर अफसोस जाहिर नहीं किया है। और वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अली खमेनी जो है वो शिया के लीडर नहीं थे, वो पूरे इस्लामिक उम्मा है, वो उनके लीडर थे। तो इसमें, और ये ईरान इन बातों को समझता है। ईरान एक बहुत उलझा हुआ देश है, अक्लमंद लोग हैं, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। तो वो ये सब बात समझते हैं। पर वो ये भी समझते हैं कि ठीक है, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है पर इंडिया हमारे साथ नहीं है। वो इस बात को समझते हैं अच्छी तरीके से।
तो अभी जो है आगे चल के पता चलेगा, इस जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, ये लड़ाई कैसे खत्म होगी, उसके बाद तय होगा कि इंडिया की प्रेसिडेंसी कैसे लगेगी। ब्रिक्स की इस साल हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो मेरे हिसाब से हमारी प्रेसिडेंसी अच्छी नहीं हो सकती। बट ईरान ने तो इंडिया का साथ दिया, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया के जो टैंकर्स है उनको गुजरने की परमिशन दी जा रही है। पिछले दिनों अब्बास सिरागची ने भी कहा कि इंडिया और ये सब हमारे फ्रेंडली नेशन है, तो इनके जहाज़ों को गुजरने दिया जाएगा। देखिए ऐसा है, ये प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी हैं जो उनके अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं तेहरान के, बहुत रिस्पेक्टेड इंसान हैं। आप उनके जरा वो जो कह रहे हैं उनको आप सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ईरान जो है उनको इतनी छूट इंडिया को नहीं दे रहा है जैसे कि वो चाइना या रशिया या पाकिस्तान को दे रहा है। हमारे को उन्होंने तीन, वो हमारे जैसे वो बोल रहे हैं 3 टैंकर हमारे पास थे उनके, तो उसके बदले में उन्होंने 2 जहाज जाने दिए। अभी भी हमारे 10 या 12 टैंकर जो है वो कई दिनों से वहीं पड़े हुए हैं, वो क्रॉस नहीं कर। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।